लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट इज़ आर सी सीरीज सर्किट, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। नेक्स्ट अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम रेजिस्टर और इंडक्टर को आपस में जोड़ने जा रहे हैं और हम उस पर पढ़ेंगे आर एल सीरीज सर्किट। हियर वंस अगेन आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टर और ये चूँकि कैपिटल एल ये सिंबल होता है इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर इंडक्टर है, ये एल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इंडक्टर को। हम इन दोनों में से करंट को पास करेंगे और कंबाइन, चूँकि इनको लगाना है तो कंबाइन लगाकर हम इनमें से जब करंट पास करेंगे तो उस पर एनालिसिस करेंगे कि इम्पीडेंस कितनी है, और दूसरी चीज़ ये हम वहाँ पर फाइंड करेंगे कि इस सर्किट के अंदर टोटल जो करंट का एंगल बनता है वो कितना है वोल्टेज के और इम्पीडेंस के लिए, ताकि हम उन वैल्यूज़ को पावर फैक्टर में पुट कर सकें कि पावर फैक्टर में क्या चेंज होगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, इस सर्किट के अंदर एक लगा रखा है एसी सोर्स, ये है आ गया जी हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। इस अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ हमने सीरीज सर्किट में अटैच कर रखा है एक अदद इंडक्टर और साथ कैपेसिटर। बुक के डायग्राम में यहाँ इंडक्टर हो, यहाँ कैपेसिटर लगा हो, पाथ तो एक ही है ना, सीरीज सर्किट ही होगा। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है कि मैं इस तरह से क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, पर ये हमारे पास आ गया इंडक्टर और साथ हमने एक लगा रखा है रेजिस्टर। तो यहाँ पर हम आगे अटैच कर देते हैं रेजिस्टर को। सो लेट से इस पाथ के अंदर हमने यहाँ पर लगा रखा है रेजिस्टर, और ये भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले इंडक्टर लगा रहे हैं या रेजिस्टर लगा रहे हैं, क्योंकि करंट ने अपना साइकिल बार बार चेंज करना होता है। और जब करंट अपना साइकिल बार बार चेंज करता है तो ऑटोमेटिकली जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा तो रेजिस्टर पहले आ जाएगा, इंडक्टर बाद में आ जाएगा, ठीक है। और जब क्लॉकवाइज आ रहा होगा तो इंडक्टर ऑब्वियसली पहले आ जाएगा, रेजिस्टर बाद में आ जाएगा। तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसको पहले लगा रहे हैं, किसको बाद में लगा रहे हैं। नेक्स्ट, अब करंट पास करते वक्त हम यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस एक दफ़ा फिर से हम अपना प्रीवियस कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें। प्रीवियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूँ रेजिस्टर की, तो रेजिस्टर के अंदर बोथ करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। तो जो डायरेक्शन वोल्टेज की, वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर, वही डायरेक्शन करंट की भी होगी। तो रेजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट दोनों आपस में इन फेज होते हैं, कि दोनों के अंदर फेज डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पावर लॉस होती है। तो ये हो गया रेजिस्टर का केस है। साथ ही साथ हमने सर्किट के अंदर एक इंडक्टर लगा रखा है, और इंडक्टर के केस में हमने कुछ यूँ सीखा था कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है जबकि करंट लैग करता है, और ये केस कैपेसिटर के बिल्कुल ऑपोजिट है। कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। यहाँ पर वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। दिस इज़ द केस ऑफ इंडक्टर। और हमने इसके पीछे रीज़न भी पढ़ी थी कि ऐसा क्यों होता है। वो इसमें हमने ग्राफ पढ़ा था, चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जब हमने स्लोप्स ड्रॉ किए तो हमें वहाँ से आइडिया हुआ कि वोल्टेज लीड करता है जबकि करंट लैग करता है। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर इस सर्किट के अंदर बिहेवियर कैसा होगा, तो इस सर्किट के अंदर ये दोनों आपस में मर्ज होंगे। मर्ज किस तरह से होंगे, तो इस चीज़ को गौर से समझिएगा। हम इस वोल्टेज को बेस बनाएंगे, इस वोल्टेज को हम क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे, कि रेजिस्टर में से पास कर रहा था। आप यूँ समझें इस बात को कि पहले करंट पास करेगा रेजिस्टर से, उसके बाद करंट ने जाना है इंडक्टर में, और फिर यहाँ से यूँ। हम पहले इस साइकिल की बात कर लेते हैं ना, इससे समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब मैं रेजिस्टर की बात करूँ तो वोल्टेज की डायरेक्शन कुछ यूँ होगी, ठीक है। ये होगी वोल्टेज की डायरेक्शन। मैं उसको एक्स एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर कंसिडर कर लेता हूँ। ये है वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर।
सो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? वी आर इज इक्वल टू, ये वी आर किसके इक्वल होगा? दिस वी आर शुड बी इक्वल टू वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर। हम पढ़ते हैं वी इज इक्वल्स टू आई आर, सो वी इज इक्वल्स टू आई आर, सिंपल ओम्स लॉ है ये तो अगर हम इसको यूज़ करें तो वी इज इक्वल टू आई आर एम एस इन टू रजिस्टर आर, ठीक होगा। अब इंडक्टर के केस में, अब यहाँ से करंट पहुँच गया इंडक्टर में, तो इंडक्टर में तो वोल्टेज लीड कर जाएगा। करंट की डायरेक्शन कहाँ पर है? ये रजिस्टर का केस है ना, तो करंट की डायरेक्शन भी यही है। क्यों? क्योंकि रजिस्टर के अंदर बोथ वोल्टेज एंड द करंट आर इन फेज, तो यही डायरेक्शन करंट की भी है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो अगर ये करंट की डायरेक्शन है, वेयर शुड बी द वोल्टेज थ्रू इंडक्टर? ऑब्वियसली वोल्टेज लीड करता है, तो वोल्टेज इस करंट को लीड करेगा, तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज 90 डिग्री पर होगा। तो वोल्टेज कुछ यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे वोल्टेज को कि ये होगी डायरेक्शन वोल्टेज की, ठीक है। यहाँ पर ये डायरेक्शन हम ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पर होगा वोल्टेज थ्रू इंडक्टर, वी एल उसको नाम दे देते हैं। ऐसा क्यों किया, एक दफ़ा फिर देख लें। हमने किया ये कि हमने रजिस्टर में से पहले करंट, हम एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली क्लॉकवाइज भी चलेगा, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन हम पहले एंटी क्लॉकवाइज साइकिल की बात करें तो रजिस्टर में से करंट पास करेगा। रजिस्टर में से पास करते वक्त बोथ करंट एंड द वोल्टेज आर इन फेज, तो अगर वो दोनों इन फेज होते हैं तो वोल्टेज आप ड्रॉ करेंगे कुछ यूँ कि आपके पास वोल्टेज यहाँ पर यूँ ड्रॉ होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, ये आपने ड्रॉ कर दिया वोल्टेज, और ये वोल्टेज कौन सा है? वोल्टेज थ्रू रजिस्टर आर। तो जिस डायरेक्शन में वोल्टेज वही डायरेक्शन करंट की, तो मैं इसको कह देता हूँ ये करंट ही है। ये बात ध्यान में रखिएगा, है वोल्टेज थ्रू रजिस्टर ही। करंट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इन फेज है। अगर करंट की ये डायरेक्शन है तो इंडक्टर के केस में तो वोल्टेज लीड करता है, तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज यहाँ होना चाहिए था, तो आपने इंडक्टर के केस में वोल्टेज इधर ड्रॉ कर दिया, ये वोल्टेज थ्रू इंडक्टर आ गया। और जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज भी होता है। इन द केस ऑफ रजिस्टर तो ये वोल्टेज थ्रू रजिस्टर आर आ गया। नेक्स्ट ये हो गया इनका ग्राफिकल एनालिसिस। नेक्स्ट हमने इम्पीडेंस की तरफ चलना है, हमने इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। वोल्टेज भी फाइंड कर लेंगे हम कि नेट वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी। तो नेट वोल्टेज की अगर आपने वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे होगी? हम इन दोनों वोल्टेजेस को आपस में ऐड करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज है। ऐड करने के लिए फिर से एक मरतबा हम हेड टू टेल रूल यूज़ करेंगे। तो प्रीवियस टॉपिक की तरह हम इस वोल्टेज को यहाँ से शिफ्ट करेंगे यहाँ पर। ये शिफ्ट क्यों किया जाता है तो इस पर फिर से सुन लें। ये शिफ्ट इसलिए किया जाता है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, ड्रॉ द टेल ऑफ फर्स्ट फैक्टर एट ओरिजिन, हमारा फर्स्ट वेक्टर, ड्रॉ द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, तो ये हमारा सेकंड वेक्टर है, तो उसकी टेल को हमने फर्स्ट वेक्टर की हेड पर बनाया। और इसी तरह जितने भी वेक्टर्स हैं सबको अरेंज करें। आई मीन दैट के द टेल ऑफ थर्ड वेक्टर शुड बी ऑन द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, द टेल ऑफ फोर्थ वेक्टर शुड बी ऑन द हेड ऑफ थर्ड वेक्टर एंड सो ऑन। और इस तरह सारे वेक्टर्स अरेंज कर दें और लास्ट पे join the tail of first vector with the head of last vector। तो join the tail of the first vector, ये tail पहले वेक्टर की, इसको आप join करें with the head of last vector, तो ये आपका last vector। तो join the tail of first vector with the head of last vector, तो ये आपने इसको join कर दिया। ये आपके पास क्या होगी? This is VRMS through the circuit। ये VRMS की वैल्यू है पूरे सर्किट के अंदर, और इसका जो फेज़ होगा, इसका जो एंगल थीटा होगा, दिस वुड बी इट्स एंगल थीटा। और ये एंगल थीटा आप किसके साथ बना रहे हैं? द एंगल थीटा बिटवीन द करंट। करंट कहाँ पर है? ऑब्वियसली करंट अभी भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। ये एंगल किसके दरमियान में है? करंट एंड द वोल्टेज। नाउ ये साइड यहाँ पर ड्रॉ की थी, तो ये साइड VL ही है।
वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ पुट करने से पहले VL को जब हमने IR पुट करना है तो हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है उसे हमने नाम दिया था XL, और इसको हम नाम देते हैं, इट इज़ नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट इज़ नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसके लिए फार्मूला अगर हम लिखें तो हमने इसके लिए फार्मूला लिखा था XL इज़ इक्वल टू ओमेगा L, where L is inductance, omega is the angular frequency, XL is equals to 2 pi f into L। और यहाँ से हमने कंक्लूड किया था इंडक्टिव रिएक्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और यहाँ पर ये बात जहन में रखिएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस ही है। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, कि इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो। अब नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट हम यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यूज़। वी आर इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर, बिकॉज वी इज इक्वल टू आई आर, और अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आई आर एम एस इंटू आर। वी एल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आई आर एम एस इंटू एक्स एल, क्योंकि रेजिस्टेंस इस केस में क्या होती है, रिएक्टेंस, और वो रिएक्टेंस किसकी इक्वल है, उसको हमने नाम दिया एक्स एल। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है, नेक्स्ट हम इन को कंप्यूट करेंगे फिर उसी तरह, और यहाँ पर फिर से कंप्यूट करके हम ड्रॉ करेंगे, हम अपने रिजल्ट्स फाइंड करेंगे एम्पिडेंस के लिए। हम नेट वोल्टेज की वैल्यू भी फाइंड करेंगे चलते चलते, साथ हम एम्पिडेंस भी फाइंड करेंगे। सो इससे पहले कि हम एम्पिडेंस फाइंड करें, एक दफ़ा फिर इस डायग्राम को देख लें। हमने इस डायग्राम के अंदर क्या किया था, हमने रजिस्टर के वोल्टेज को बेस माना और उसको हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, और जो डायरेक्शन वोल्टेज की वही डायरेक्शन करंट की होगी अगर आप वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, बिकॉज रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट तो इन फेज होते हैं। सो जो डायरेक्शन आप वोल्टेज की ड्रॉ करेंगे वही डायरेक्शन करंट की ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर दूसरी चीज़, जब आप वोल्टेज फॉर इंडक्टर ड्रॉ करेंगे तो वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। करंट एक्स एक्सिस पर है, जीरो पे है, तो वोल्टेज कहाँ पर होगा, 90 डिग्री पर। तो आपने वोल्टेज को यहाँ ड्रॉ करना है। फिर हेड टू टेल रूल से ऐड करने के लिए हमने इसे यहाँ पर यूँ मूव करवाया, और उसके बाद वैल्यूज़ पुट कर ली बाय यूजिंग ओहम्स लॉ, और जो हेड टू टेल रूल से हमने रिजल्टेंट फाइंड किया है उसे हमने नाम दिया VRMS। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम इम्पिडेंस फाइंड करते हैं, सर्किट के अंदर इम्पिडेंस कितनी होगी। सो उसके लिए हम एक दफ़ा फिर यूज़ करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो by using पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम स्टेट ये करता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो अगर मैं यहाँ पर इस केस में हाइपोटेन्यूज की बात करूँ तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है VRMS, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, VL स्क्वायर प्लस ये साइड जो रहेगी ये बेस है, एंड दैट इज VR स्क्वायर। और यहाँ से आप ले लें स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास VRMS की वैल्यू आ जाएगी। कि नेट वोल्टेज का इफेक्ट कितना होगा वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर हम उसे यहाँ से कैलकुलेट कर लें तो ये कुछ यूँ हो जाएगा VRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पर स्क्वायर रूट आपने लगा देना है, दैट इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। नाउ next thing is VRMS is equal to VL, वैल्यूज़ पुट करें। VL के लिए वैल्यू हमने लिखी थी IRMS इंटू XL, सो IRMS इंटू XL, और बाहर स्क्वायर है
तो एस इट इज स्क्वायर लगा रहने दें, प्लस वी आर इज आई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम कॉमन लें आई आर एम एस स्क्वायर कॉमन है, तो अगर हम इसको कॉमन लिखें तो हम यूँ लिख सकते हैं वी आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई आर एम एस स्क्वायर इंटू एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, और इसको अगर हम रूट से कैंसिल कर दें तो हमारे पास नेक्स्ट कुछ यूँ हो जाता है स्टेप, तो अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दें तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कुछ यूँ होगा कि वी आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू स्क्वायर रूट होगा। पहले आई आर एम एस को आपने स्क्वायर से कैंसिल करके रूट लगा लिया, यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई आर एम एस को लेफ़्ट साइड पर हम कर दें डिवाइड, और अगर हम आई आर एम एस को लेफ़्ट साइड पर डिवाइड करते हैं तो वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे वी आर एम एस और आई आर एम एस। इसको हमने पढ़ा था इट इज़ इक्वल टू एम्पिडेंस, और अगर ये एम्पिडेंस की इक्वल है तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे Z, इट इज़ द एम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और एक्स एल की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स एल की जगह हम रिप्लेस कर देंगे ओमेगा एल। ठीक है, हमने एक्स एल को पढ़ा था, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, सो जी इज इक्वल टू ओमेगा एल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, ओमेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो जी इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा इनका टोटल इम्पीडेंस के वैल्यू। ये फॉर्मूला लिखने की वजह हम ये शो करना चाह रहे हैं कि जब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे आप ऑटोमेटिकली इम्पीडेंस को इंक्रीज़ कर देंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट इम्पीडेंस के लिए ग्राफिकल एनालिसिस करना है। तो हम उसके लिए भी ग्राफ ड्रॉ करें वेक्टर्स को यूज़ करके कि किस तरह से उसकी वैल्यू एडजस्ट होती है, एंड वी ऑल्सो विश टू फाइंड एंगल थीटा। सो उस काम के लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन का सहारा लेंगे और बाय टेकिंग स्क्वायर, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूँ ए का। तो यहाँ तक ये पोर्शन तो हो गया हमारा कवर। उसके बाद बाय स्क्वेयरिंग ए, क्या आप ए इक्वेशन को बाय स्क्वेयरिंग इक्वेशन ए, क्या आप इक्वेशन नंबर ए का स्क्वायर ले रहे हैं, बाय स्क्वेयरिंग इक्वेशन ए। तो अगर हम इक्वेशन ए का स्क्वायर ले लें तो इक्वेशन ए का स्क्वायर लेने पर हमारे पास वैल्यू कुछ यूँ होगी, z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा और इस साइड से स्क्वायर रूट कैंसिल। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इन दोनों को मर्ज करके हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और वो डायग्राम कुछ यूँ होगी, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू z, नेक्स्ट परपेंडिकुलर एक्सएल
तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर XL और ये साइड हमारे पास आ जाएगी बेस, और यहाँ पर एंगल थीटा फ़ौरन मेंशन करें, वो इस वजह से क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारे पास डायग्राम हो गई इम्पीडेंस के लिए, हमने उसके लिए भी डायग्राम ड्रॉ कर दी जिस तरह हमने वोल्टेज के लिए ड्रॉ की थी। सो अब अगर हम यहाँ से ये एंगल थीटा फाइंड करें, यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, देयर इज़ नो बिग डील, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ से करना है, यहाँ से कर लें, वहाँ से करेंगे तब भी ठीक है। तो अगर हम सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज के दरमियान में नेट एंगल चेक करें इन दोनों में से गुजर जाने के बाद, तो वो एंगल हमें कुछ यूँ मिलेगा, थीटा इज़ इक्वल टू टैन थीटा। हम अगर यहाँ पर यूज़ कर लें डायरेक्शन के लिए, तो टैन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर XL ओवर बेस R, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स XL ओवर R, और XL को हमने किसके इक्वल पढ़ा था, हमने पढ़ा था ओमेगा। तो अगर इसको हम वहाँ पर रिप्लेस करें तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ओमेगा L ओवर R। तो ये हमारे पास होगी डायरेक्शन को, और इसी एंगल थीटा को हम पावर फैक्टर के फार्मूले में P इज़ इक्वल टू IV कॉज ऑफ एंगल थीटा में पुट करेंगे, और वहाँ से हमें पावर डिसिपेशन फाइंड कर लेंगे कि सर्किट में कितनी हो। अब यहाँ पर पहुँचकर टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट एक टॉपिक हमने पढ़ना है RLC सीरीज सर्किट। तो उसके अंदर बिहेवियर किस तरह से होगा, मैं कल भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब भी करेंगे तो हम उसको भी डिस्कस तब भी करेंगे। तो अभी एक लम्हे के लिए हम इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं पहले ही, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट उस हिसाब से क्लियर हो। तो एक चीज़ हमने देखी, और वो ये कि जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं ऑब्वियसली XL बढ़ जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ती है, बिकॉज इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस का। जब हम फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो जाती है। इसी तरह अगर हम कैपेसिटर के केस में डिस्कस करें तो कैपेसिटर के केस में दोनों का जो आपके पास रिजल्ट है वो अपोजिट आता है। वो इस तरह से कि जब आप वहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं तो वो फॉर्मूला हमारे पास कुछ यूँ है। कैपेसिटर के केस में फॉर्मूला हमारे पास है XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C, XC इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई FC। तो हम जब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो XC कम हो जाता है, जबकि इधर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो XL बढ़ता है। मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर अगर एक बढ़ा तो दूसरा कम हो जाएगा, अगर दूसरा बढ़ रहा है तो पहला कम हो जाएगा। तो इन दोनों का जो इफ़ेक्ट है वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट जाता है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी को कहीं दरमियान में सेट कर दें तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर देते हैं। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट किस तरह से करते हैं तो ये बात आपको पता चलेगी इनके ग्राफ से। अगर हम इनके ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ हमें कुछ यूँ मिलते हैं कि जब आप वोल्टेज का एनालिसिस करते हैं तो वोल्टेज के एनालिसिस करने पर हमें ये पता चलता है कि कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग करता है, इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है, जबकि रेजिस्टर के केस में वोल्टेज इन फेज रहता है। सो अगर मैं एक सर्किट के लिए ड्रॉ करूं वोल्टेज का ग्राफ, और एक ऐसे सर्किट के अंदर जिसमें कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर तीनों चीज़ें लगी हैं, तो कैसे का इफ़ेक्ट होगा। तो इट इज़ ऑब्वियस कि वोल्टेज के केस में कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग करता है, तो वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉ होगा। इन केस ऑफ कैपेसिटर मैं लिख देता हूँ, इन केस ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज VC यहाँ ड्रॉ होगा। अब हो क्या रहा है, इन दोनों की डायरेक्शन ओपोजिट है। इन दोनों की डायरेक्शन ओपोजिट होने का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो रिजल्ट्स किस तरह के होंगे। ऑब्वियसली सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट किसका आएगा, रेजिस्टेंस का आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों की वैल्यू इक्वल हुई है तो कट ऑफ हो गए, कैंसिल कर दिए एक दूसरे के इफेक्ट को, टोटल वाइप आउट कर दिया, सिर्फ कौन बचेगा, रेजिस्टेंस का इफेक्ट बचेगा।
तो जब हम इसी तरह इम्पीडेंस के ग्राफ को डिस्कस करते हैं तो इम्पीडेंस का ग्राफ भी बिल्कुल इसी तरह बनता है। आपने करना क्या है, आपने दोनों जो ग्राफ्स, इम्पीडेंस ग्राफ फॉर RC सीरीज सर्किट, इम्पीडेंस ग्राफ फॉर RL सीरीज सर्किट, दोनों को आपस में मर्ज करें। दोनों को आपस में मर्ज करने पर आपके पास रिजल्ट्स बड़े हैरानकुन होंगे। और किस तरह के रिजल्ट्स होंगे, तो ये ग्राफ तो मैंने ड्रॉ कर रखा है एक्सेल के लिए, और ऐसे का ही एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया था XC वाला। कल RC और का हमने ग्राफ पढ़ा था, और वो RC का ग्राफ किस तरह का था, हम उसको यहाँ पर ड्रॉ करें तो कुछ यूँ बनता है वो ग्राफ। अगर उस ग्राफ को मैं ड्रॉ करूँ तो वो ग्राफ कुछ यूँ था। आपने यहाँ पर ड्रॉ किया था XC को, यहाँ पर हमने ड्रॉ किया था R को, यहाँ पर यूँ इन दोनों के दरमियान में एंगल थीटा, और यहाँ पर थी इम्पीडेंस। और अब इन दोनों ग्राफ्स को मर्ज करें। अगर इन दोनों ग्राफ्स को हम मर्ज करें तो हमारे पास सिचुएशन यूँ बनेगी, ये ग्राफ दोनों कुछ यूँ आपके पास बन जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पर Z, और इस Z को भी हम थोड़े एक लम्हे के लिए छोड़ देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा XL। अगर हम इनका नेट रिज़ल्ट छोड़ दें, इस ग्राफ को हमने मर्ज किया XC के साथ, तो हमारे पास इसको बेशक एक लम्हे के लिए हम छोड़ दें, तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, हमारे पास सिचुएशन यूँ बनी कि रेजिस्टर्स के केस के अंदर XC और XL एक दूसरे के ओपोजिट हैं। एक y एक्सिस पॉजिटिव पर है, दूसरा y एक्सिस नेगेटिव पर है। और अगर हम इसको मज़ीद थोड़ी सी रिफाइंड फॉर्म में बनाएं ना, तो आपने पढ़ रखा है कि हमने इन वेक्टर्स को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों शिफ्ट कर सकते हैं कि जितनी लेंथ यहाँ पर तो हमने हेड टू टेल रूल पूरा करने के लिए इनको प्लेस किया था। तो अगर हम इनको यहाँ पर पुट करें, जो इनकी एक्चुअल पोजीशंस हैं, तो यहाँ पर होगा XC और यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा XL। अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई मसला हो तब भी कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी कल मैं नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तो एक दफ़ा फिर इसको रिपीट करूँगा। तो यहाँ पर हमारा रजिस्टर R, अब नेट रिज़ल्ट देखें क्या बन रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो जब किसी सर्किट के अंदर और सीरीज सर्किट के अंदर XL भी हो, मतलब एक इंडक्टर भी लगा हो, कैपेसिटर भी लगा हो और रजिस्टर भी लगा हो, सच दैट यू कैन से दैट दिस इज़ द ग्राफ फॉर RLC सीरीज सर्किट। तो इस तरह के ग्राफ के अंदर जो XL और XC का आपस में रिलेशन है वो ऑपोजिट रिलेशन है। तो हम जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे XL बढ़ता चला जाएगा, XC कम होता चला जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का XC के साथ इन्वर्स रिलेशन है और फ्रीक्वेंसी का XL के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एंड इट्स वाइस वर्सा विल आल्सो एग्जिस्ट। तो अगर हम इस तरह से फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करें कि दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हों, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, रजिस्टर। तो इस केस में जो इम्पीडेंस का फॉर्मूला होना चाहिए ना, बुक पे कहीं नहीं है, हम अपने अगर कॉन्सेप्ट को यूज़ करें तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला होना चाहिए Z इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर माइनस XC स्क्वायर। हाँ, ये बात मुमकिन है कि आप प्लस माइनस स्विच कर सकते हैं, क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता। या तो आप प्लस XL के साथ लगा लें या XC के साथ लगा लें, तो दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली माइनस साइन ही आएगा। माइनस साइन क्यों आ रहा है, बिकॉज बोथ हैज़ ऑपोजिट डायरेक्शन। आप दोनों की वैल्यूज़ तो नहीं पुट कर पाएंगे, आप दोनों के नेट रिज़ल्ट की वैल्यू को पुट करेंगे। और ये फॉर्मूला भी कुछ यूँ लिखा जाना चाहिए कि इन दोनों का आप नेट रिज़ल्ट पुट करें। तो दिस फॉर्मूला शुड बी लाइक XL स्क्वायर माइनस XC स्क्वायर। कि पहले आप इन दोनों का नेट रिज़ल्ट फाइंड कर लें, उसके बाद इसको आपने पुट करना। ठीक है, कि पहले आप दोनों इनको माइनस कर लें, जो बचेगा उसके अलॉन्ग आप वर्किंग करेंगे। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट होगा जब हम R रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को एक सर्किट में तीनों को साइमल्टेनियसली लगा देंगे। तो हमारा जो कल का लेक्चर होगा वो इसी पर होगा।
तो ये तमाम तर ग्राफ्स, ये तमाम तर चीज़ें बार बार बताने का मकसद यही है कि इनका हमने नेट रिज़ल्ट यही टॉपिक था, RLC सीरीज सर्किट, यहाँ तक पहुँचना। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कीजिएगा। यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ते वक्त टोटली अपने पिछले सारे टॉपिक्स, AC थ्रू रजिस्टर, AC थ्रू इंडक्टर, AC थ्रू कैपेसिटर, RC सीरीज सर्किट, RL सीरीज सर्किट, इम्पिडेंस, पावर फैक्टर, वो सारे के सारे यूज़ होंगे। तो इसलिए सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़िएगा, एक दफ़ा उनको देख लें ताकि आपको रिज़ल्ट्स याद हों। स्पेशली जो मैं साइड पर रिज़ल्ट लिखता रहा हूँ सबके, वो रिज़ल्ट्स आपको याद होने चाहिए ताकि कल का टॉपिक आपके लिए समझना आसान हो। अल्लाह हाफ़िज़।